मध्य भारत के लगभग अछूते घने जंगल के बीच भारतीय सेना के जवान अचानक रुक गए जब उन्होंने एक छोटे लड़के को एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने अकेले खड़े देखा। वह 10 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। उसके कपड़े फटे, पुराने और पैबंद लगे हुए थे और उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे कोई बहुत लंबे समय से अकेले जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। इससे पहले कि सैनिक उसे नमस्ते कहते या पूछते कि वह वहां क्या कर रहा है, किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि लड़का तुरंत अपना हाथ उठाएगा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह एक दृढ़ लेकिन डरी हुई आवाज में कहेगा, अंदर मत जाना, वह झोपड़ी खतरनाक है। उसके अंदर बहुत सारे हाथ से बने बम हैं जो कभी भी फट सकते हैं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। जंगल शांत था, वहां इंसानी गतिविधि का कोई निशान नहीं था। बम या बारूदी सुरंगों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन लड़के की आंखों में झूठ नहीं दिख रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह भीख मांग रहा हो कि उसके रहस्य को न छुआ जाए। उनके चारों ओर की हवा तनावपूर्ण हो गई। हवा में पेड़ों और नम मिट्टी की गंध घुली हुई थी और पत्तों की सरसराहट भी जैसे चेतावनी दे रही थी। दस्ते के कमांडर धीरे धीरे आगे बढ़े और लड़के की आंखों के स्तर तक नीचे झुके। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस झोपड़ी के अंदर बम क्यों हैं? उन्होंने शांति से पूछा। लड़के ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने जोर से अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि एक और शब्द उस तबाही को जन्म दे सकता है जिसे वह सह नहीं पाएगा। उसके डर के पीछे विस्फोट के खतरे से कहीं ज्यादा कुछ बड़ा था, कुछ ऐसा जिसने इतने छोटे बच्चे को हथियारों से लैस सैनिकों का सामना करने की हिम्मत दी। और उसी पल सेना के जवानों को एहसास हुआ कि उनका मिशन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल होने वाला है। शाम की हवा ऊंचे पेड़ों के बीच से धीरे धीरे बह रही थी। जब सैनिकों ने आखिरकार खुद को रोकने का फैसला किया, वह लड़का अभी भी अपने छोटे से शरीर को ताने खड़ा था, जैसे वह किसी भी पल भागने के लिए तैयार हो, लेकिन वह अपनी जगह छोड़ने को भी तैयार नहीं था। कमांडर ने अपना हाथ उठाया, अपनी टीम को और आगे न बढ़ने का इशारा किया। सैनिकों के चेहरों पर संदेह था, लेकिन वे जानते थे कि लड़का मजाक नहीं कर रहा था। उसकी हांफती हुई सांसों में एक वास्तविक डर था। कोई बात नहीं बेटा, हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, कमांडर ने एक नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। लड़के ने फिर से अपना सिर हिलाया, इस बार और भी जोर से। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग नहीं समझते, अगर आप अंदर गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैंने कुछ को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा हैं, उसने कहा। वाक्य के अंत में उसकी आवाज टूट गई। दस्ते का सबसे युवा जवान थोड़ा आगे बढ़ा, दूर से झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाता, लड़का चिल्लाया, नहीं, पास मत आना। उसने अपनी बाहें ऐसे फैलाईं जैसे वह उस जानलेवा रहस्य का आखिरी रक्षक हो जो झोपड़ी की कमजोर दीवारों के पीछे छिपा था। कमांडर ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और फिर एक अलग रणनीति तय की। उसने 2 जवानों को पीछे हटने और आसपास के इलाके की जांच करने का आदेश दिया ताकि कोई और जाल न हो। इस बीच उसने फिर से लड़के पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ तो अजीब था। लड़का सिर्फ बमों से नहीं डर रहा था, बल्कि वह कुछ छिपा भी रहा था, कुछ ऐसा जो शायद उन बमों के वहां होने के कारण से जुड़ा था। ये सारे बम किसने बनाए? कमांडर ने धीरे से पूछा। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक लंबी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोलीं, जिनकी नजर पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। वे लोग वापस आएंगे, वह फुसफुसाया, और जब वे आए तो आपको यहां नहीं होना चाहिए। यह फुसफुसाहट सुनकर सैनिकों की आंखें तुरंत एक दूसरे से मिलीं। उस आवाज में कुछ था, सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा जिसे उसने खुद देखा था। कमांडर एक कदम और पास आया, ठीक उस दूरी पर रुक गया जहां से लड़का फिर से घबरा जाता। कौन वापस आएगा? उसने सावधानी से पूछा। लड़के ने अपना थूक निगला। उसकी आंखें पेड़ों के अंधेरे को देख रही थीं, जैसे कोई भी परछाई उन लोगों की छाया में बदल सकती है जिनसे वह डरता था। वे लोग जिन्होंने मुझे यहां रहने के लिए मजबूर किया, उसने धीरे से जवाब दिया। वे मुझसे ये बम बनवाते हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वे हमेशा नकाब पहनते हैं।
अगर उन्हें पता चला कि आप लोग आए हैं तो वे सब कुछ उड़ाने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में एक ईमानदार दृढ़ता थी। सैनिकों को अब समझ आने लगा था कि स्थिति उनकी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वह पुरानी झोपड़ी सिर्फ एक ठिकाना नहीं थी, यह मौत के सामान का एक अड्डा था जिसे जानबूझकर एक जाल या धमकी के तौर पर छोड़ा गया था। कमांडर ने लड़के को ध्यान से देखा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह पूरी सच्चाई बता रहा है या अभी भी कुछ छिपा रहा है। लेकिन उसका डर इतना सच्चा था कि वह झूठ नहीं हो सकता था। वे आम तौर पर कब तक वापस आते हैं? कमांडर ने फिर पूछा। लड़के ने अपने होंठ काटे और फिर डूबते सूरज से पीले पड़ते आसमान की ओर इशारा किया। आमतौर पर जब अंधेरा होने लगता है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी, उन्हें यहां आसपास कोई और पसंद नहीं है। जंगल के अंदर से अचानक एक टहनी टूटने की आवाज आई। बहुत जोर से नहीं, लेकिन लड़के को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। उनकी बंदूकों की नोक पेड़ों के अंधेरे की ओर हो गई। लेकिन जिस चीज ने उन्हें और भी सतर्क कर दिया वह लड़के की लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। शायद वे पास ही हैं। जंगल का माहौल अचानक घना और भारी हो गया, जैसे हवा ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। सैनिक सतर्क स्थिति में खड़े होकर उस दिशा को देख रहे थे जहां से टहनी टूटने की आवाज आई थी। कमांडर ने खामोशी में अपना हाथ उठाया, सभी को अपनी स्थिति में बने रहने का इशारा किया। इस बीच वह छोटा लड़का धीरे धीरे पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ झोपड़ी की दीवार से नहीं लग गई। जैसे कि जिस जगह पर उसने जाने से मना किया था वही उसका एकमात्र सहारा हो। लेकिन कमांडर ने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। लड़के ने झोपड़ी की ओर मुड़कर नहीं देखा, जैसे कि वह खुद उसके अंदर देखने से डरता हो। शांत रहो, कमांडर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। क्या वे आमतौर पर उसी दिशा से आते हैं? लड़के ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें पेड़ों की परछाइयों पर टिकी थीं, लेकिन उसका शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे कोई बुरी याद उसे दबा रही हो। उनका कोई तय रास्ता नहीं है, उसने आखिरकार कहा। कभी उत्तर से, कभी पश्चिम से। वे हमेशा मेरे बनाए सामान की जांच करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में रहते हैं। बगल के एक सैनिक ने अचानक अपनी बंदूक उठाई। बाईं ओर हलचल है, उसने फुसफुसाकर कहा। सब मुड़े, लेकिन झाड़ियों के पीछे से जो निकला वह एक छोटा हिरण था जो जंगल में वापस गायब होने से पहले कूद गया। तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लड़के ने भी सांस छोड़ी, लेकिन यह राहत की सांस नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की सांस थी जो एक ऐसे डर से बचा था जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कमांडर फिर से लड़के के स्तर तक नीचे झुका। सुनो, अगर यह जगह खतरनाक है तो हमें यह जानना होगा कि कितने बम अभी भी सक्रिय हैं। लड़के ने जमीन की ओर देखा। 15-20, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन वह सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे बड़ा वाला झोपड़ी के पीछे है। मैंने उसे कभी छूने की हिम्मत नहीं की। इन शब्दों ने सैनिकों को फिर से तनाव में डाल दिया। कमांडर ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, यह महसूस करते हुए कि उनका काम अब समय के खिलाफ एक दौड़ में बदल गया है। अगर ऐसा है, उसने पहले से भी धीमी आवाज में कहा, तो हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर वे सच में आज रात वापस आए तो हम सबके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। ढलती शाम की रोशनी ने जंगल के माहौल को और भी उदास बना दिया। सैनिकों ने रक्षात्मक स्थिति ले ली, जबकि कमांडर ने जल्द से जल्द एक रणनीति बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि वे इस इलाके को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाथ से बने बमों का खतरा किसी भी राहगीर के लिए हो सकता था और उस लड़के को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन साथ ही उन्हें यह नहीं पता था कि नकाबपोश समूह कब लौटेगा या वे कितना बड़ा खतरा लेकर आएंगे। छोटा लड़का धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों को पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक ऐसे बोझ को बहुत लंबे समय से सहने के कारण जो उसकी उम्र के बच्चे को नहीं सहना चाहिए था। कमांडर फिर उसके पास गया और घबराहट पैदा किए बिना यथासंभव धीमी आवाज में बोला, तुम इन सब बमों के बीच यहां कैसे रह पाए? कमांडर ने पूछा। लड़के ने नीचे देखा, अपनी उंगली से जमीन पर स्पष्ट रेखाएं खींच रहा था। मैं रहता नहीं हूं, मैं यहां फंसा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वे सब कुछ उड़ा देंगे और दोष मुझ पर डाल देंगे। इस बयान ने एक सैनिक को अपनी मुट्ठी भींचने पर मजबूर कर दिया।
उसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। इतने छोटे बच्चे से बम बनवाते हैं? वह धीरे से बुदबुदाया। कमांडर ने अपना हाथ उठाया, उस सैनिक को खुद पर नियंत्रण रखने का इशारा किया। उन्हें शांत रहना था, कम से कम जब तक स्थिति को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता। आसमान और गहरा हो गया। जंगल की आवाजें रात की ठंडी फुसफुसाहटों में बदल गईं। कमांडर ने आखिरकार दस्ते को 3 भागों में बांटने का फैसला किया। एक समूह परिधि की रक्षा के लिए, एक झोपड़ी के आसपास के क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए और एक लड़के के पास उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कमांडर ने कहा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार रक्षा शब्द सुना हो। लेकिन इससे पहले कि कमांडर अगला निर्देश दे पाता, जंगल के अंधेरे हिस्से से एक अजीब धीमी आवाज आई, जैसे कोई छिपकर चलने की कोशिश कर रहा हो। आवाज इतनी नियमित थी कि वह किसी जानवर की नहीं हो सकती थी, वह किसी इंसान की आवाज थी। वे दबे हुए कदम फिर से सुनाई दिए, इस बार और करीब और ज्यादा स्पष्ट, और उनकी लय इतनी सतर्क थी कि उसे संयोग नहीं कहा जा सकता था। सैनिक तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा ताकि यह जानने से पहले कि वास्तव में क्या आ रहा है, गोलीबारी शुरू न हो जाए। छोटे लड़के ने कमांडर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वे लोग, वह लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया। कमांडर ने चुप रहने का इशारा किया और 3 सैनिक आवाज के स्रोत के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका पता चल गया है, वे कदम अचानक रुक गए, जिससे एक ऐसी खामोशी छा गई जो और भी ज्यादा डरावनी थी। जंगल जैसे खुद में सिमट गया, जैसे पहले विस्फोट का इंतजार कर रहा हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक सैनिक ने हाथ के इशारे से बताया। कमांडर ने तेजी से सोचा, वे अंधाधुंध गोली नहीं चला सकते थे। यह क्षेत्र हाथ से बने बमों से भरा था। एक भी गलत गोली एक घातक आपदा को जन्म दे सकती थी। लड़के ने कमांडर की ओर देखा, उसकी आवाज टूट गई। अगर वे यहां हैं तो वे जरूर कुछ लेने आए हैं, वे सिर्फ जांच करने के लिए कभी नहीं आते। कमांडर ने अपनी नजरें पैनी कीं। क्या लेने? बम? तुम्हारे उपकरण? लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर अपनी छाती की ओर इशारा किया। मुझे। यह जवाब सैनिकों पर बिजली की तरह गिरा। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ एक बंधक या मजबूर मजदूर नहीं था, वह उस समूह के लिए एक कीमती संपत्ति था। शायद इसलिए कि उसने जल्दी से बम बनाना सीख लिया था, या क्योंकि वह कुछ बहुत बड़ा जानता था। अचानक अंधेरे से धातु के घिसने की आवाज आई। कमांडर ने तुरंत एक तेज आदेश दिया, जिससे सभी सैनिक नीचे झुक गए, पेड़ों और चट्टानों के पीछे छिप गए। एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ झाड़ियों के बीच तेजी से चलती एक काली परछाई लेकर आई। लेकिन इससे पहले कि निकटतम सैनिक कोई निश्चित संकेत दे पाता, एक और आवाज आई, जो ज्यादा भारी थी, जैसे एक साथ कई लोगों के कदमों की आहट हो। लड़के ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, एक छोटी सी सिसकी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वे सच में आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज डर के मारे टूट गई, और इस बार वे कदम रुके नहीं, वे और पास आ रहे थे। पेड़ों के बीच से अंधेरी परछाइयां दिखाई देने लगीं, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रही थीं, जैसे शिकारियों का एक झुंड, जैसे ठीक ठीक पता हो कि उनका शिकार कहां है। सैनिकों ने अपनी सांसें रोक लीं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर तैयार थीं, लेकिन कमांडर ने तेजी से हाथ उठाकर याद दिलाया कि एक गलत गोली झोपड़ी के आसपास के बमों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट कर सकती है। स्थिति जटिल हो गई थी, बहुत शांत, बहुत करीब और जोखिम से भरी। लड़का कमांडर के करीब आ गया, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वे आमतौर पर 3 या 4 आते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन यह आवाज उससे कहीं ज्यादा है। कमांडर ने अंधेरे में उन कदमों को गिनने की कोशिश की। सही है, 4 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यह कोई छोटी मोटी गश्त नहीं है, यह उनका अपना कोई ऑपरेशन है। पेड़ों के बीच से कपड़े से ढकी एक छोटी टॉर्च की रोशनी दिखाई दी, धुंधली, लेकिन नकाब पहने किसी व्यक्ति की छाया प्रकट करने के लिए पर्याप्त। फिर दूसरी, तीसरी और 5वीं तक दिखाई दी। वे चुपके से पास आ रहे थे, एक दूसरे को प्रशिक्षित हाथों से संकेत दे रहे थे। कमांडर तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण आपराधिक गिरोह नहीं है। उनके पास अनुशासन, संरचना और एक व्यवस्थित पैटर्न था। वे झोपड़ी की तलाश में हैं, एक सैनिक फुसफुसाया। या इस लड़के की, दूसरे ने कहा।
जब उनमें से एक परछाई सैनिकों की परिधि से लगभग 5 मीटर की दूरी पर पहुंच गई तो कमांडर ने एक त्वरित निर्णय लिया। उसने अपना हाथ लड़के के कंधे पर रखा। मेरे पीछे रहना, चाहे कुछ भी हो, हिलना मत। कमांडर ने 2 सैनिकों को दाईं ओर से चक्कर लगाने का संकेत दिया, एक मूक जाल बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से अपनी स्थिति ले पाते, नकाबपोश आकृतियों में से एक ने हवा में कुछ उठाया, एक छोटा रिमोट जैसा कुछ, जिस पर एक लाल बत्ती चमक रही थी। ठीक उसी समय 2 अन्य परछाइयों ने अपने हाथ से बने हथियार झोपड़ी की ओर कर दिए। लड़के ने अपनी सांस रोक ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे इसे उड़ाना चाहते हैं, सारे बम। कमांडर ने अपने जबड़े भींच लिए। उपलब्ध विकल्प तेजी से कम हो रहे थे और अगले कुछ सेकंड में जो जंगल पहले शांत था वह एक ऐसे अखाड़े में बदल गया जहां हर गलत कदम सब कुछ भस्म करने वाली आग में समाप्त हो सकता था। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया जब नकाबपोश व्यक्ति के हाथ में मौजूद रिमोट पर छोटी सी बत्ती तेजी से चमकने लगी। सैनिकों को पता था कि उनका समय लगभग समाप्त हो गया है, चाहे वह एक सीधा ट्रिगर हो या झोपड़ी के अंदर के बमों को सक्रिय करने का संकेत, दोनों ही विनाशकारी थे। कमांडर ने सेकंडों में सोचा, खुली गोलीबारी का कोई मौका नहीं था। यह केवल घबराहट और श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों की संभावना को बढ़ाएगा। एक तेज हरकत के साथ कमांडर ने एक विशेष संकेत दिया, एक अंतिम उपाय जो केवल तत्काल स्थितियों में उपयोग किया जाता था, बिना गोलीबारी के ध्यान भटकाना। जो 2 सैनिक पहले से ही बगल की स्थिति में थे, उन्होंने लगभग एक साथ बाईं ओर की झाड़ियों में बड़े पत्थर फेंके, जिससे एक जोरदार टकराने की आवाज हुई जो जंगल में गूंज गई। इस रणनीति ने कई नकाबपोश आकृतियों को तेजी से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी सतर्क स्थिति बदल गई। यह अवसर केवल कुछ सेकंड का था, लेकिन यह काफी था। कमांडर ने लड़के को खींचा और सुरक्षा के लिए एक बड़े पेड़ के पीछे कूद गया, जबकि 2 अन्य सैनिक रिमोट वाली परछाई की ओर तेजी से बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वे काफी करीब पहुंच पाते, नकाबपोश आकृति ने अपने उपकरण पर कुछ दबाया। पूरा बटन नहीं, बल्कि एक छोटा स्विच जो जैसे अगले चरण का रास्ता खोल रहा हो। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई। लड़का तुरंत चीख पड़ा। यह शुरुआती ट्रिगर है, उन्होंने पहली श्रृंखला चालू कर दी है। सैनिक चौंक गए। कमांडर ने तेजी से अपना सिर घुमाया, झोपड़ी की कमजोर संरचना का आकलन किया। अगर शुरुआती श्रृंखला वास्तव में सक्रिय हो गई थी तो उनके पास केवल कुछ मिनट या शायद सेकंड थे, इससे पहले कि पहला बम फटता और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करता। उन्हें रोको, कमांडर ने उन 2 सैनिकों से फुसफुसा कर कहा, जो लगभग नकाबपोश समूह के पास पहुंच चुके थे। लेकिन वे आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हटने लगीं, जैसे उन्हें पता हो कि आगे जो भी होगा उन्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। गोली न चलाने की कोशिश करते हुए इस उथल पुथल के बीच लड़के ने अचानक कमांडर की कमीज खींची। मैं इसे बंद कर सकता हूं, लेकिन मुझे झोपड़ी के अंदर जाना होगा। कमांडर ने उसे अविश्वास से देखा। यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर नहीं किया तो सब कुछ फट जाएगा। लड़के ने सीधे देखा। उसका डर एक ऐसी हिम्मत में बदल गया था जो केवल तब आती है जब किसी के पास कोई और विकल्प नहीं होता। और पहली बार कमांडर को एहसास हुआ कि पूरे दस्ते, यहां तक कि उस जंगल की किस्मत भी शायद उस फटेहाल लड़के के हाथों में थी, जो अब तक सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। समय जैसे सिकुड़ गया जब झोपड़ी के अंदर से फुसफुसाहट की आवाज और भी स्पष्ट हो गई, जैसे कोई धातु का सांप अपनी घातक नींद से जाग रहा हो। कमांडर ने लड़के को देर तक देखा, किसी भी अन्य विकल्प की तलाश में, लेकिन कोई सुरक्षित विकल्प नहीं था। हर बीतता सेकंड उन्हें विनाश के ओर करीब ले जा रहा था। ठीक है, कमांडर ने आखिरकार एक भारी आवाज में कहा, लेकिन तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे। 2 सैनिक तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे कुछ भी नहीं छुएंगे, बस यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम सुरक्षित रहो। लड़के ने तेजी से सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसे ठीक ठीक पता था कि मुख्य श्रृंखला कहां है, ट्रिगर के तार कहां हैं और किस क्रम में उन्हें बंद करना है। जब वे झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे तो गर्म धातु और पतले धुएं की तीखी गंध उनकी नाक में आई, एक संकेत कि हाथ से बने बम सक्रिय होने लगे थे। कमजोर दरवाजा धकेलने पर चरमराया और एक पल के लिए वे हाथ से बने उपकरणों की भीड़ को देखकर बस स्तब्ध रह गए। तार जंगल की जड़ों की तरह लटक रहे थे। छोटी छोटी ट्यूब चमक रही थीं,
और पीछे के कोने में एक बड़ा बम था जो एक दूसरे दिल की तरह धीरे धीरे धड़क रहा था, फटने के समय का इंतजार कर रहा था। लड़का छोटे लेकिन निश्चित कदमों से अंदर गया। शुरुआती श्रृंखला बाईं ओर है। अगर उसे पहले बंद नहीं किया गया तो बड़ा वाला भी सक्रिय हो जाएगा, उसने कांपती आवाज में समझाया। उसके पीछे 2 सैनिकों ने बहुत ज्यादा रोशनी के बिना छोटी टॉर्च जलाई। लड़के की उंगलियां तेजी से चलीं। उसने 2 हरे तारों को अलग किया, एक छोटी पिन खींची और फिर एक मैनुअल स्विच दबाया जो लगभग छिपा हुआ था। फुसफुसाहट की आवाज तुरंत धीमी हो गई, लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर से एक अस्पष्ट चीख की आवाज आई। नकाबपोश समूह फिर से हरकत में आ गया था, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि उनकी योजना विफल हो रही है। कमांडर ने अपनी टीम को गोली चलाए बिना अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कहा। इस बीच झोपड़ी के अंदर लड़का बड़े बम की ओर झुका, अंतिम कनेक्शन की जांच कर रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। भले ही जंगल की हवा इतनी ठंडी थी। मैं लगभग कर चुका हूं। इस बीच की बात को आज देखने को मिला, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसने मुख्य डेटोनेटर से जुड़े लाल तार को खींचा, उसे कुछ सेकंड के लिए रोके रखा और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। तुरंत बड़े बम पर लगी बत्ती बुझ गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। लड़का राहत से बैठ गया, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था। 2 सैनिकों ने उसे तेजी से बाहर खींचा। जब वे झोपड़ी के बाहर पहुंचे तो कमांडर ने उसके कंधे पर एक मजबूत पकड़ के साथ उसका स्वागत किया। तुमने अभी अभी बहुतों की जान बचाई है। इस बीच नकाबपोश आकृतियां अंधेरे में पीछे हटने लगीं, यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। सेना की टीम ने लड़के के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया और जब से वे मिले थे पहली बार उस फटेहाल लड़के ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। हालांकि जंगल अभी भी अंधेरा था और खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, लेकिन उस रात एक बात स्पष्ट हो गई। हिम्मत सबसे अप्रत्याशित जगहों से भी जन्म ले सकती है और कभी-कभी एक छोटा बच्चा पूरी दुनिया को टुकड़ों में बिखरने से बचाने का कारण बन सकता है।